वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लासेस आई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी देखिए। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पॉलिटी, हिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट कराई जा चुकी है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। यहाँ पर मुद्रास्फीति जो है, किसको मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहा जाता है? देखो, जब कीमत में लगातार वृद्धि होती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पर जब बाजार में कीमतों की लगातार वृद्धि होती रहती है उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति जब आती है तो क्या होता है? कीमत यानी कि प्राइस बढ़ता है और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब किसी चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो परचेजिंग मतलब कि लोग उसको ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया तो परचेजिंग पावर कम होगी और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। मुद्रा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती थी, अब मान लो मुद्रास्फीति आ गई है तो महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो वही चीज़ अब आपको 1000 रुपये की मिलेगी, तो यहाँ पर मुद्रा आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले 100 रुपये में काम चलता था लेकिन अब 1000 रुपये में काम चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर मुद्रास्फीति आती क्यों है, इसके कारण क्या हैं, आने के इसके कारण क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख जो 3 कारण हैं ये दिए गए हैं, और भी होते हैं, मतलब 3 यहाँ पर प्रमुख हैं मुद्रास्फीति के कारण। पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं डिमांड पुल। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यहाँ पर वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है और जब वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, तो यही हमारी है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा है कॉस्ट पुल यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है? वस्तु के उत्पादन जो लागत है ये ज़्यादा हो जाती है। अगर लागत किसी चीज़ की, मान लो कोई वस्तु है उसकी लागत ज़्यादा हो गई तो हमको ज़्यादा में मिलेगा, तो यहाँ पर प्राइस भी उसका बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई स्मार्टफोन है, पहले वो 10,000 रुपये में बन जाता था लेकिन अब उसको बनने में ही 15,000 रुपये लगेंगे, तो हमको तो फिर वो 20,000 में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि वस्तु की लागत उत्पादन में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर मुद्रास्फीति आ जाती है यानी कि प्राइस बढ़ जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत का बढ़ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी तो फिर आयात जो किया जाएगा तेल का वो महंगा हो जाएगा, जिससे क्या होगा? प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव यानी कि मुद्रास्फीति से होने वाले इफेक्ट्स के बारे में। देखो यहाँ पर 6 चीज़ें हैं। उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, ऋणदाता यानी कि उधार देने वाला, ऋणी जो उधार लेता है। आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का? निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, और आयात है यहाँ पर इंपोर्ट, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मुद्रास्फीति आती है? तो यहाँ पर उपभोक्ता जो है इसको क्या होगा? हानि होगी, इसको लॉस होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति अगर बढ़ जाएगी तो इसको तो लॉस ही होना है, क्योंकि इसको ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादक, इसको लाभ होगा, क्योंकि इसको लाभ इसलिए होगा क्योंकि इसको यहाँ पर कम उत्पादन में ही इसको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि मांग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऋणदाता जो उधार देता है इसको भी क्या होगा? हानि होगी, और जो ऋणी है उधार लेता है इसको लाभ होगा। ये कैसे समझ लेते हैं? देखो, मान लो पहले 100 रुपये किसी ने, जैसे राम ने मोहन को दिया, बोला कि आप 100 रुपये दे दिया, और मोहन ने क्या किया? समोसे खा लिए 100 रुपये के। तो पहले मिलते थे 20 रुपये का एक समोसा, तो 5 समोसे उसको मिल गए, पहले जब मुद्रास्फीति नहीं थी। तो राम ने मोहन को 100 रुपये दिए और मोहन ने 5 समोसे ले लिए, जिसका एक का प्राइस था 20 रुपये, तो उसने समोसे 5 खा लिए। अब जब मुद्रास्फीति कुछ दिनों के बाद आ गई तो मोहन ने राम को वापस रुपये 100 दे दिए। अब जो राम है वो समोसे खाना चाहता है, लेकिन अब उसको क्या है? अब मुद्रास्फीति है तो एक समोसा 25 का मिल रहा है, तो अब उसको क्या होगा कि 4 ही समोसे मिलेंगे। मतलब इसको क्या होगा? ऋणदाता जो है इसको हानि होगी और ऋणी को लाभ हो जाएगा। आयात यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर महंगा हो जाएगा, जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, और व्यय जो यहाँ पर होता है वो भी महंगा होगा। निर्यात क्या होगा? जब यहाँ पर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो सस्ता जाएगा, तो यहाँ पर मुद्रास्फीति कम हो जाती है। आगे देखते हैं
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए टाइट डियर मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ता है। इसको हमने पिछली क्लासेस में कवर भी किया है, तो आप लोग उसको भी देख लें। यहाँ पर रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और BR बैंक रेट, इन सबको बढ़ा दिया जाता है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। ऐसा RBI के द्वारा किया जाता है। ये इसका फंडा था, पिछली क्लास में आपको बताया भी था। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन का मापन यहाँ पर दो प्रकार से होता है, और भी टाइप्स हैं लेकिन प्रमुख दो ही हैं जिनका मापन यहाँ पर किया जाता है। इन्फ्लेशन का मापन एक होता है WIPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक। दूसरा है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर है। पहले हम WPI के बारे में देख लेते हैं। जो भारत में मुद्रास्फीति का मापन है ये WPI से किया जाता है। WPI में सिर्फ वस्तु की कीमत को यहाँ पर मापन किया जाता है इसका। WPI का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। वर्तमान में WPI का मासिक आधार पर मापन किया जाता है, और इसको जो मापता है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसको काउंट करता है। जो WPI है इसमें कुल 697 यहाँ पर वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें 117 प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं और विनिर्मित वस्तुएं हैं इसमें 564। और जो विनिर्मित वस्तुएं हैं इनका सर्वाधिक भारांश है, यानी कि वेटेज इनका सबसे ज़्यादा है। कितना है? 64.23% इनका वेटेज है यहाँ पर WPI में विनिर्मित वस्तुओं का। अब देख लेते हैं CPI के बारे में। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका जो मापन है विकसित देशों में किया जाता है। यहाँ पर वस्तु और सेवा जो यहाँ पर है दोनों को काउंट किया जाता है, लेकिन WPI में क्या था? सिर्फ वस्तुएं थीं। CPI में क्या है? वस्तु और सेवा दोनों काउंट हो रही हैं। CPI का जो आधार वर्ष है 2012 है। CPI को भी मंथली यहाँ पर मंथली आधार पर मापन इसका किया जाता है। CPI को जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भारत में CSO, अब इसका नाम बदल दिया गया है, NESO कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर इसका ऑफिस इसको किया गया है, और इसको मापता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि MOSPI जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर इसको मापता है। और यहाँ पर मापने की विधि है गुणोत्तर माध्य विधि। यहाँ पर इसका जो विधि होती है मापने की ये है गुणोत्तर माध्य विधि। पिछली क्लासेस में हमने CSO और NSO इनको कंप्लीट वहाँ पर कवर किया, तो आप लोग उसको भी देखें। सर्वाधिक भारांश जो है वो होता है खाद्य पदार्थों का। यहाँ पर सर्वाधिक भारांश जो है वो खाद्य पदार्थों का है CPI में। आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है? पहली है रेंगती यानी कि क्रीपिंग, दूसरी है चलती मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा है दौड़ती हुई, रनिंग, छलांग मारती मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। जो क्रीपिंग यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति है इसमें 2% से कम यहाँ पर मुद्रास्फीति होती है और मंदी की ओर यहाँ पर अग्रसर होता है। तो ये इसका प्रकार हो गया। दूसरा है चलती हुई यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो है 2 से 6% के बीच में होता है और ये हेल्दी होता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% में रहे और ये हेल्दी है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा रहेगा तो फिर ग्रोथ जो है कंट्री की अच्छे से होगी। नेक्स्ट है दौड़ती यानी कि रनिंग, इसमें 2 अंकों की मुद्रास्फीति होती है और ये खतरनाक भी है। छलांग मारती यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है 3 अंकों में होता है, और ऐसा जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 3 अंकों में है। तो यहाँ पर कोई भी अगर मान लो 1 किलो टमाटर भी लेना है तो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है। और जो हेल्दी वाली है वो वर्किंग है, 2 से 6% के बीच में अच्छी होती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसके बारे में महंगाई को यहाँ पर जो रोकने के इन्फ्लेशन कुछ वर्ण है, इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर सामान्य मुद्रास्फीति क्या है। देखो सामान्य तौर पर ये आपका
ग्राफ है, इसको माध्यम से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर ग्राफ है, देखो ऊपर क्या है, कीमत बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन आ रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन आ रहा है। नीचे है, यहाँ पर कीमतें कम हो रही हैं तो इन्फ्लेशन यहाँ पर कम होगा नीचे में। ऊपर क्या है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। मान लो यहाँ पर 20 रुपये का टमाटर पर केजी मिलता था, अब इन्फ्लेशन आ गया तो ये 100 केजी का हो गया, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी, तो यहाँ पर टाइट पॉलिसी को अपनाएगी, जिसको यहाँ पर कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। महंगाई को रोकने के लिए कीमतों को सामान्य स्तर पर लाना कहलाता है डिसइन्फ्लेशन, है ना, आप लोग समझे। डिसइन्फ्लेशन कहलाता है महंगाई को रोकने के लिए कीमतों को सामान्य स्तर पर लाना, ऐसा गवर्नमेंट करती है और यहाँ पर टाइट पॉलिसी अपनाती है और इन्फ्लेशन को यहाँ पर कम करके ले आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन तो कम होकर आ गया, लेकिन फिर क्या होगा, 20 रुपये के जी में फिर से आ गया यहाँ पर, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे और ये नीचे जाने लगेगा। अब ये ग्राफ क्या है, नीचे जा रहा है और मंदी यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, मंदी बहुत ज़्यादा आ गई और टमाटर जो है 5 केजी का हो गया, तो लोग क्या करेंगे, अब टमाटर का मूल्य 5 रुपये आ गया तो यहाँ पर ना तो किसानों को फ़ायदा हो रहा है ना तो व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, तो ये सरकार को बोलेंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को फिर से थोड़ा सा, महंगाई को फिर से बढ़ाओ, तो मंदी यानी कि डिफ्लेशन हो जाता है। यहाँ पर मंदी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये खराब होता है कि मंदी नहीं आनी चाहिए, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, सरकार यहाँ पर क्या करती है, रिफ्लेशन लेके आती है। गवर्नमेंट जो है टमाटर को, मान लो कोई वस्तुएं हैं, इनको खरीदना स्टार्ट कर देगी और फिर टमाटर का कीमत क्या है, 20 रुपये के जी लेकर आएगी। तो ये गवर्नमेंट ऐसा करती है। यहाँ पर मंदी से बाहर निकलने के लिए जानबूझकर यहाँ पर कीमतों को बढ़ाया जाता है, सरकार ऐसा करती है और सामान जो है सरकार खुद खरीदने लगती है। तो इससे दोबारा क्या होता है, फिर से थोड़ी सी महंगाई आती है और चीज़ें स्टेबल होने लगती हैं। रिफ्लेशन क्या है, मंदी से बाहर निकलने के लिए जानबूझकर कीमतें बढ़ाना, यहाँ पर रिफ्लेशन होता है। आगे देख लेते हैं स्टेक। देखो यहाँ पर जो ग्राफ है इसके बारे में देखते हैं। ए से बी तक क्या था, यहाँ पर इन्फ्लेशन था। बी से सी तक यहाँ पर है डिसइन्फ्लेशन। यहाँ पर महंगाई जो है, इनको कीमत को समान स्तर पर लाने के लिए सरकार ऐसा इसको टाइट पॉलिसी अपनाती है, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है ये कम होता है। उसके बाद मंदी आने लगती है। सी से डी तक यहाँ पर मंदी आई हुई है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डी से ई तक यहाँ पर है रिफ्लेशन, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो प्राइस का बढ़ना और आर्थिक विकास रुका है। मान लो प्राइस भी बढ़ रहा है और आर्थिक विकास भी रुका है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो ये हमारा होता है स्टैगफ्लेशन। प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी है, प्राइस भी बढ़ रहा है। प्राइस का बढ़ना क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो है लेकिन आर्थिक विकास रुका है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यहाँ पर उत्पादित माल का बिकना कठिन हो जाता है स्टैगफ्लेशन में। जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या था, महंगाई भी थी, विकास दर जो है वो रुक गया था, बेरोजगारी भी हो गई थी, और ये कंडीशन थी स्टैगफ्लेशन की। यहाँ पर मुद्रास्फीति जनित मंदी, मतलब कि महंगाई भी है लेकिन मंदी भी है, उसी के हिसाब से बेरोजगारी और आर्थिक विकास भी रुका है, तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसका कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में ज़्यादा खतरनाक कौन है, ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। माना कि महंगाई जो होती है और मंदी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों घातक होते हैं। महंगाई और जो मंदी है ये दोनों खतरनाक हैं, लेकिन जैसे कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, दोनों खतरनाक हैं, लेकिन जैसे कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, लेकिन मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक घातक है। मुद्रास्फीति यानी कि मंदी जो है ये ज़्यादा खतरनाक है मुद्रास्फीति के, क्योंकि मुद्रास्फीति में रोजगार आय के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में विकास होता है। अब इन्फ्लेशन होगा तो मुद्रास्फीति में जो क्या है, रोजगार भी मिलेगा, आय के बढ़ने से यहाँ पर अर्थव्यवस्था में विकास भी होता है। लेकिन अगर मंदी आ गई, मुद्रास्फीति हो गई, तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, अर्थात यानी कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था रुक जाती है। तो जो कंडीशन यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मंदी है वो खराब है तो जो इन्फ्लेशन है वो भी खराब, लेकिन मुद्रा जो यहाँ पर मंदी है इससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था का विकास होता है और रोजगार भी यहाँ पर मिलते हैं, आय भी बढ़ती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।